हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड या फिर आप डाइजेशन ऑफ फैट भी कह सकते हो। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड फैट की। तो आपको लिपिड और फैट के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले आपको ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की तो वो कुछ इस तरीके से होता है CH3OH, CH3OH, CH3OH। ये आपको समझना जरूरी है अगर आप लिपिड की डाइजेशन को पढ़ना चाहते हो। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इसको हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल। क्या नाम देते हैं? ग्लिसरॉल नाम देते हैं। अब होता क्या है, अब हम बात करते हैं फैट की। फैट की बात करते हैं। फैट होता क्या है? फैट में एक तो COH होता है और अल्काइल ग्रुप होता है। और क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये बहुत बड़ा होता है, यानी कई सारे कार्बन की चेन से मिलकर बना हुआ होता है। फैट को ये बनाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ग्लिसरॉल और ये आपस में फ्यूज करते हैं तो ये मिलके बनाते हैं लिपिड। क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं लिपिड। क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। तो अगर मान लो कि यहां पे एक COH आके अटैच होता है, COHR आके अटैच होता है, तो होगा क्या? होता है यहां से OH, यहां से H रिलीज हो जाता है और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। CH3OC डबल बॉन्ड OR, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और यहां पे CH3OH इस तरीके से होता है। अब देखो हुआ क्या, यहां पे सिर्फ एक ही फैट जुड़ा हुआ है। यहां पे ग्लिसरॉल से एक ही फैट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। जब इसी तरीके से यहां पे भी एक फैटी एसिड अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और इसी तरीके से जब तीनों कार्बन पे अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो अगर हम डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात कर रहे हैं तो हम एक तरीके से ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन की बात करेंगे। समझ आ गया आपको? तो यहां पे ये मैंने ट्राइग्लिसराइड की क्या कर रखी है, स्ट्रक्चर बना रखी है, और ये आपको एस्टर बॉन्ड बता दिया। ये भी मैंने बता दिया कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे। ग्लिसरॉल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा COHR के साथ यानी फैट के साथ और ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। अगर हम बात करें लिपिड की या फैट के डाइजेशन की तो ये स्टार्ट कहां होता है? ये स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में। कहां पे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मतलब एंजाइम होता है जो ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करता है वो होता है वो होता है लाइपेज। कौन होता है? लाइपेज। अब आप बोलेंगे अगर लाइपेज ऐसा करता है तो लाइपेज तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, तो माउथ में डाइजेशन क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइपेज वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और लाइपेज को एक्टिव बनाने के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी होता है। क्या जरूरी होना होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। अब जो बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में और लाइपेज एंजाइम के एक्टिवेशन में, जो मैंने आपको बताया। अब ये होता कैसे, इसे देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई एक फैट का क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। क्या है? फैट का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ओके। अब हुआ क्या, बाइल जूस आया, ठीक है। बाइल जूस के मैंने आपको जब बाइल जूस की कंपोजिशन बताई थी तो मैंने बताया था कि इसके अंदर लेसिथिन होता है और बाइल सॉल्ट होता है। क्या क्या होता है? लेसिथिन होता है और बाइल सॉल्ट होता है। अब लेसिथिन क्या करता है? लेसिथिन क्या करता है? सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। सरफेक्टेंट का मतलब क्या है? देखो, ये इतना बड़ा एक ग्रुप बना हुआ है, मतलब कई सारे फैट के मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो आपने एक टर्म सुनी होगी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया सबसे कम हो, ठीक है। यही होता है। तो होता क्या है, लेसिथिन एक्ट करता है एज अ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का अगर आप मतलब समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कई सारे कपड़े लिए,
ठीक है, और उसे आपने चारों तरफ रस्सी से बांध दिया और एक गोल सी स्ट्रक्चर बना दी। अब लेसिथिन क्या करेगा, लेसिथिन उस रस्सी को, ठीक है समझो, रस्सी जो है वो मान लो क्या है, सरफेस टेंशन है जो सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रही है। तो लेसिथिन क्या करेगी, उस रस्सी को काट देगी। लेसिथिन क्या करेगी, उस रस्सी को काट देगी, जिसकी वजह से सारे फैट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने रस्सी काट दी तो सारे कपड़े क्या होंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। ठीक है, तो लेसिथिन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ सरफेक्टेंट। समझ में आ गया सरफेक्टेंट का मतलब क्या है, कि किस तरीके से सरफेक्टेंट काम करेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये सारे फैट छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट हो गए। अब ये वापस से आपस में ना जुड़ जाए, ये वापस से आपस में ना जुड़ जाए, इसके लिए क्या होता है, बाइल सॉल्ट की कवरिंग इनके चारों तरफ बन जाती है। यहां पे मैंने ये क्या बना रखी है, बाइल सॉल्ट की कवरिंग बना रखी है, जो क्या करता है, इनको रीअसेंबल होने से रोक देता है। क्या करता है, रीअसेंबल होने से रोक देता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब जैसे ही इस फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है और ये स्ट्रक्चर बनती है, इसके बाद जो लाइपेज एंजाइम है, जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद अपना काम करता है। अब देखिए, जो लाइपेज है वो दोनों जगह पाया जाता है। दोनों जगह से मतलब क्या है, कि वो पैनक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है और इंटेस्टाइनल जूस में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है, कि जो पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज से आया हुआ है, लाइपेज तो लाइपेज का एंजाइम का नाम ही है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को, ट्राइग्लिसराइड मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है, उसको तोड़ता है डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। किसमें तोड़ता है, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। फैटी एसिड मैंने आपको बता दिया COHR। ठीक है, अब क्या होगा, देखो पैनक्रियाटिक जूस से जो लाइपेज आया था, यानी पैनक्रियाटिक लाइपेज आया था, उसने डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटेस्टाइनल जूस में जो लाइपेज होता है, यानी इंटेस्टाइनल लाइपेज जो होता है, वो इस डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा मोनोग्लिसराइड में, ठीक है, या फिर कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल में, या फिर कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में, और इनके चारों तरफ जो बाइल सॉल्ट था उन्हें भी उनसे अलग कर देगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इन चीजों का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब होता क्या है कि मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, बाइल सॉल्ट, ये चारों चीजें मिलकर आपस में क्या करती हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करती है। मिसल्स आपने जब क्या कहते हैं, आप जब उसका डिटर्जेंट का एक्शन वर्क पढ़ोगे तो वहां पे भी आप देखते हो कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये चारों मिलके क्या करते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब मिसल का फॉर्मेशन हो गया। अब होता क्या है कि इस मिशेल को एब्जॉर्ब करा जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा। इंटेस्टाइन की जो गट होती है एपिथेलियम, वहां से इस मिशेल को क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है। ठीक है, तो मान लो ये इसकी क्या है, गट है, और गट की ये क्या है, एपिथेलियम लेयर है। तो इस मिशेल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सबसे पहले। तो इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यहां पे 2 बार एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो गया। अब होता क्या है, यहां पे मैंने एक सेल को जूम कर लिया। ये एक सेल थी जिसके अंदर क्या हुआ, मिसल एब्जॉर्ब हुआ, इसको मैंने जूम कर लिया। अब होता क्या है, इस मिसल को तोड़ा जाता है, इस मिसल को क्या करना जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, काइलोमाइक्रोन्स नाम की एक स्ट्रक्चर में। काइलोमाइक्रोन नाम की एक स्ट्रक्चर में। काइलोमाइक्रोन्स होता क्या है, काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है। उसके बाहर क्या होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, और अंदर क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ट्राइग्लिसराइड कहां आया, ये जो मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये एपिथेलियम में जाने के बाद फिर से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं आपस में मिलके। तो ट्राइग्लिसराइड दोबारा से मिल गया, तो ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। कई बार पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में। अब इस काइलोमाइक्रोन बनता कैसे है, ये बनता है ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन क्या करती है, कवर करती है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक थैला है, थैले के अंदर क्या है,
आलू हैं, ये आलू काम करेंगे ट्राइग्लिसराइड की तरह, ये काम करेगा प्रोटीन की तरह, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको इंटेस्टाइन का थोड़ा डायग्राम दिखाया था जहां पे हमने क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन देखा था, ठीक है, लैक्टियल्स देखे थे, ब्लड कैपिलरीज देखी थी, तो होता क्या है, एपिथेलियम में काइलोमाइक्रोन्स बन गया, उन काइलोमाइक्रोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, लैक्टियल्स के द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टियल्स के द्वारा। किसकी फॉर्म में, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और इसमें जब काइलोमाइक्रोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो इनकी विजल्स के थ्रू, लिम्फ विजल्स के थ्रू लिम्फिक सिस्टम में चले जाते हैं और फिर वहां से वापस मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिपिड का या फैट का डाइजेशन होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि चीजों का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। सो यहां पे देखो, मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है जो आपको एब्जॉर्प्शन को समझने में मदद करेगा कि फैट सॉल्यूबल चीजों का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो देखो, जो फैट में सॉल्यूबल चीजें होती हैं जैसे विटामिन ए या विटामिन ई या फिर विटामिन के या फिर जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, इन्हें लिम्फ विजल्स में, जो लैक्टियल हमने पढ़ी थी, उनमें क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है। लिम्फ विजल से इन्हें भेजा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में और वहां से ये ब्लड में चली जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वाटर सॉल्युबल चीजों की मूवमेंट कैसे होती है, तो जो वाटर सॉल्युबल फूड होते हैं, एग्जांपल के लिए आप विटामिन बी, विटामिन सी ले सकते हो, इन्हें ब्लड कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया वहां पे लैक्टियल भी थी और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज भी थी। उन ब्लड कैपिलरीज में वाटर सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब करा जाता है। यहां से वो जाती है फिर हेपेटिक पोर्टल वीन में, और हेपेटिक पोर्टल वीन से वो कहां चली जाती हैं, ब्लड में। अब हम आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पे। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है कि कहां पे कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है। तो अगर हम बात करें ओरल कैविटी या फिर आप माउथ कह सकते हो, माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी होती है वहां पे जो अल्कोहल होती है और कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे एस्पिरिन, इनका वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। बात करें स्टमक की, तो स्टमक में भी अल्कोहल, कुछ ड्रग्स, वाटर और ग्लूकोज जैसे ग्लूकोन डी आप जो पीते हो, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्टमक में होता है। आयंस जैसे सोडियम आयन, फेरस आयन, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो सी शेप होता है, वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम में। तो ये आपको याद रखना है, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन और जेजुनम इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ, या ये कह सकते हो मैक्सिममली, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई डिजीज है तो वहां से जो भी आप ड्रग्स खाते हो उन ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन वो करती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कैलोरिक वैल्यू। एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, लेकिन कई एपीआईएमटीज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फैट की, तो फैट की जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जो ग्रोस वैल्यू होती है वो होती है 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से डाटा याद रखने वाला चीजें आप याद रख सकते हो। वैसे आजकल यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ये जब एआईपीएमटी होते थे तब यहां पे क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सोडियम आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब आप जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आता है, ठीक है। तो यहां पे आप बस इतना समझो कि सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की या ग्लैक्टोज की, इनमें से कोई एक इन सोडियम आयन के साथ एब्जॉर्ब होता है। इनमें से कोई एक इन सोडियम आयंस के साथ एब्जॉर्ब होता है। होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है उस पे कुछ चैनल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? चैनल्स लगे होते हैं जो चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो एक जो सोडियम चैनल होता है उस पे 3 जगह होती है, मतलब वहां पे 3 सोडियम आयन बाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही सोडियम आयन बाइंड करते हैं। और इसके साथ कोई एक एडिशनल चीज
क्या होती है, ऐड होती है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड या ग्लैक्टोज में से हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि मेनली उसी के लिए ही हो रहा था, लेकिन सोडियम के साथ साथ इनमें से कोई एक भी चला जाता है तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है यहां पे वो कैसा होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं मेनली कि मेनली ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये सारा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ोगे, तो यहां पे आप बस याद कर लो कि ये होता क्या है, मतलब किस मोड से ट्रांसपोर्ट होता है और ये होता क्या है, ये आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ोगे। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड की बात करें तो ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। वाटर की बात करें, ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है। और आयंस की बात करते हैं तो आयन में जैसे मैंने बताया सोडियम और कैल्शियम, सोडियम का मैंने आपको बता ही दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहां पे भी इनका क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो अनायंस होते हैं, कटायन तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो अनायन होते हैं जैसे Cl नेगेटिव और बाइकार्बोनेट आयन, इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। तो एनसीईआरटी सबसे पहली जो लाइन लिखती है वो ये बताती है कि गट में इन्फेक्शन करने के लिए कौन से पैरासाइट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हो सकता है पूछ ले। टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब क्या करते हैं, गट में इन्फेक्शन यानी एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन के डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं जिसको हम नाम देते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में होता क्या है, लीवर पे अफेक्ट पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। इसके सिम्टम की बात करें, स्किन और आईज का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, और ये होता है किस वजह से है, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन के किसके डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में जॉन्डिस को कहा जाता है पीलिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो है डायरिया पे। डायरिया में होता क्या है, abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of facial discharge। डायरिया होता क्या है, डायरिया बेसिकली क्या होता है कि जो आपका स्टमक है या इंटेस्टाइन है वहां पे एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से हटके कुछ ज्यादा ही मूवमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बार बार फेशियल मैटर रिलीज करने के लिए जाना पड़ता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आप याद रखोगे, यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि फेशियल मैटर लिक्विड की फॉर्म में थोड़ा बहुत रिलीज होता है। ये क्या करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। डायरिया में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिन्हें डायरिया होता है, छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्ग को, तो उन्हें ORS दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ORS, जिसमें सोडियम आयन होते हैं जो डायरेक्टली कहां से, स्टमक से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो फेशियल मैटर होता है वो कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जो फेशियल मैटर होता है वो कोलोन के अंदर ही क्या होता है, रुक सा जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, या क्या होता है, बॉल मूवमेंट जो होती है वो इरेगुलर होती है। मतलब जो फेशियल मैटर का डिस्चार्ज है वो इरेगुलर होने लगता है, ठीक है। आप जाते हो, नहीं होती है, फिर आप वापस आते हो, फिर आपको लगा कि हाँ फिर से लग रही है, तो ये चीज आपकी चलती रहती है। अब मैंने आपको जब बताया था, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा समय तक होने लगे तो उसकी वजह से हिमोरॉइड कॉज होता है। हिमोरॉइड को हिंदी में बवासीर कहते हैं, और इसको आप पाइल्स भी कह सकते हो। इसके बाद आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग है क्या, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। स्टमक का जो भी कंटेंट है, यानी स्टमक के अंदर जो भी फूड है उसे इजेक्ट करना, रिलीज करना माउथ के थ्रू वॉमिट कहलाता है। इसको कंट्रोल करा जाता है वॉमिट सेंटर के द्वारा, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में नाम से ही पता चल रहा है, फूड का क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। अब इसके कॉज क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा एंजाइम क्या हो जाए, सिक्रेट होने लग जाए,
ऐसा इसलिए हो सकता है, ठीक है। और या घबराहट आपको हो रही हो तो हो सकता है, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो, या आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, या फिर आपने कुछ स्पाइसी सा खा लिया हो, तो इस केसेस में इंडाइजेशन की शिकायत होती है, यानी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परगेटिव्स की। परगेटिव्स होता क्या है? देखो, जो Mg होता है यानी मैग्नीशियम होता है, ये स्टमक में या आप कह सकते हो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो इसके वजह से होता क्या है, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस होती है, वो बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फेशियल मैटर होता है या जो फेशियल मैटर फ्लूइड की फॉर्म में इवैक्यूएट होने लग जाता है, ठीक है। Mg2+ does not absorb in intestine and increase osmoregulation, और ये क्या करता है, osmoregulation को बढ़ा देता है। इसके बाद हम एक लास्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन नीट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है पैम। फुल फॉर्म की बात करो, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप ध्यान से अगर इन वर्ड को समझो तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। जब प्रोटीन अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलता तो ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन एंड लीड टू मरसमस एंड क्वाशिकोर। ये क्या करता है, इन्फेंट यानी जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन पे अफेक्ट डालता है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं 4, 5, 6 साल या 14 साल कह रहा हूँ, 4, 5, 6 साल, 8, 9 साल, उन बच्चों पे ये अफेक्ट डालता है और मरसमस और क्वाशिकोर नाम के डिसऑर्डर कॉज करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरसमस होता क्या है। मरसमस में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। किसमें? बच्चे में। बच्चा कौन सा है? इन्फेंट। ये किस में देखा जाता है? इन्फेंट में देखा जाता है। इन्फेंट का मतलब क्या है? 1 साल से छोटा बच्चा। अकर इन इन्फेंट आपको बता ही दिया मैंने। इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम है वेस्टिंग ऑफ मसल, मसल का अकड़ जाना, थिन लिम्स एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं यानी हाथ पांव होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। आपको मैं अगर हो सका तो इमेज भी दिखा देता हूं। और साथ में क्या क्या होता है, उनकी जो ब्रेन या बॉडी है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। यहां पे ओडीमा अब्सेंट होता है। ओडीमा अब्सेंट होने का मतलब क्या है, आप देखोगे कि जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा उसका पेट नहीं फूलेगा, लेकिन जिन बच्चों में क्वाशिकोर देखा जाता है उनके अंदर ओडीमा प्रेजेंट होता है, यानी उनका स्टमक फूल सा जाता है। क्वाशिकोर होता है किस वजह से है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। चिल्ड्रंस में देखा जाता है 1 से 5 साल के। सिम्टम्स क्या है? वेस्टिंग ऑफ मसल, उनमें भी मसल का सिकुड़ जाना, हाथ पैर पतले हो जाना, उनकी भी मेंटल ग्रोथ और ब्रेन क्या होगा? डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ओडीमा प्रेजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोनों को डिस्टिंग्विश क्या करती है, मैरस्मस में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन क्वाशिकोर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। मैरस्मस इन्फेंट में देखा जाता है, क्वाशिकोर चिल्ड्रन में देखा जाता है, ठीक है। मैरस्मस में बात करें ओडीमा अब्सेंट होता है, क्वाशिकोर में ओडीमा प्रेजेंट होता है। बस यही आपको इतना पढ़ना है। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमारा खत्म होता हुआ। इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।